नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा ये कार्यक्रम आज 7 बजे आरंभ होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसमें थोड़ा सा विलंब हो गया और अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा विलंब हुआ, हम प्रतीक्षा करेंगे। निर्देश निधि जी आज हमारे बीच में यहाँ पर इस मंच पर मौजूद है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। इस बीच में निर्देश जी प्रियंवदा पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई देवरिया उत्तर प्रदेश से। और अभी कुछ मित्र तो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अभी उनके कमेंट्स में आने शुरू हो जाएंगे। मैं मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि आज का हमारा कार्यक्रम जो है कविता के बहाने, और आज इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है सुश्री निर्देश निधि को, जो एक सुपरिचित कवयित्री और साहित्यकार हैं। इस बीच में पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। निर्देश जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मंच पर। थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ कुछ कारणों से जी। आपको मेरा नमस्कार और जितने भी लोग पटल से जुड़ गए हैं, उन सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। आपका स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा कि सरोजनी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गई। आप उनके नाम से परिचित होंगे, वरिष्ठ जी, साहित्यकार हैं हमारी। निशा जी, चंद्रा जी, आप अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई, आपका स्वागत कर रही हैं। जी स्वागत। थोड़ी-सी तकनीकी खराबी आई शुरू में, लेकिन अब हमारा विधिवत रूप से आज का हमारा कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस बीच में अब एकदम हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। उर्मिला शुक्ल जी हमारे साथ आ गए, सदानंद मिश्र जी, जगदीश जानी बीकानेर, अनिता पाटिल जी अमेरिका से जुड़ गई, और जी, बहुत मीनाक्षी अच्छा। जोशी जी सादर नमस्कार कर रही सबको। लेकिन मैं मित्रों को ये बताना चाहूँगा, मैं क्षमा चाहूँगा कि कुछ तकनीकी कारणों से शुरू में हमारा आज थोड़ा सा विलंब हुआ इस कार्यक्रम में। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक स्वर्ण रावत जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रणव भारती जी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए। मैं निर्देश जी, आपका परिचय तो मैंने आपका देखा, उसमें मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जी, बातचीत में ही जी, हम आपसे बातचीत में हम आपके बारे में, आपकी साहित्यिक यात्रा में थोड़ा-सा बीच में आप आइए। आप इसके मोबाइल के बीच में हल्का-सा। जी, जी, बस ठीक जी, है। और मैं मित्रों को बताना चाहूँगा कि आपने एमफिल इतिहास में किया है। इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। आप कहानियाँ, कविताएँ, लेख, संस्मरण इत्यादि ये विधाएँ हैं आपके लेखन की, और आपकी जो रचनाएँ हैं भारत के जो बहुत सारे जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ हैं, कथा देश, नया ज्ञानोदय, हंस, पाखी, कादम्बिनी, इंद्रप्रस्थ भारती, गगनांचल इत्यादि में प्रकाशित होती रही हैं। आपका कहानी संग्रह 2017 में प्रकाशित हो चुका है, और अभी जो 26 तारीख को आपका काव्य संग्रह है, वो ये उसका यहाँ पर लोकार्पण हुआ है विश्व पुस्तक मेला में, जो आजकल नई दिल्ली में चल रहा है। नदी नीलकंठ नहीं होती, इस पर आपसे बातचीत करेंगे, और बहुत सारी कविताएं भी आपकी सुनेंगे इस संकलन में से। और वर्तमान में इसके बारे में हम आपसे ही बातचीत करेंगे। आप सांस्कृतिक निदेशक हैं सीसीआरटी में। ये क्या है, कौन सी संस्थान है, किस तरह से इसमें काम हो रहा है, और बुलंद प्रभाव की आप उपसंपादक हैं। आकाशवाणी से आपके कार्यक्रम लगातार प्रसारित होते रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं में रेखा चित्र प्रकाशित आपकी हो चुके हैं, और रेखा चित्रों के बारे में भी आपसे हम बातचीत करेंगे। और आप मॉरिशस की यात्रा आपने की है, आप प्रतिनिधि के रूप में आपकी भागीदारी रही है। और एक विशिष्ट बात यह है कि आपकी शूटिंग में विशेष रुचि है। ये शूटिंग में विशेष रुचि किस तरह से आपने कैसे पैदा हुई है, और आपको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। कई 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 बिंदु है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। अब इस बीच में बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए। अब देखिए, वो इतनी देर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आशमा कौल जी जुड़ गई, अजय शर्मा जी,
पंजाब से जुड़ गए, जो बहुत बड़े आप उस दिन थे हमारे साथ प्रगति मैदान में हमारे साथ, और वंदना वाजपेयी जी, प्रणव भारती जी लगातार जुड़ी है, नीलम कुरश्रेष्ठ जी वो भी जुड़ गई हैं अहमदाबाद से, चित्रा पंवार बहुत अच्छी कवियत्री है, उनका भी इस मंच पर पटल पर कार्यक्रम हो चुका है, बहुत अच्छी कविताएं वो भी लिखती है। निर्देश जी, मैं चाहता हूं कि हम डॉक्टर अनिल शर्मा जी बहुत बड़े गजल गायक हैं जो राजस्थान में रहते हैं और बहुत अच्छी गजलें गाते हैं। वैसे भी इनको राजस्थान का जगजीत सिंह कहा जाता है, डॉक्टर अनिल शर्मा जी को। और वंदना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए। मैं सबसे पहले आपका संक्षिप्त परिचय आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और प्रारंभिक जीवन कहाँ बीता है। मैं सबसे पहले सभी का स्वागत करती हूँ, जितने भी मेरे साथी आ गए हैं, मैं उन सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ और बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले अगर मेरी शिक्षा की बात करें तो मेरे पिता पुलिस की नौकरी करते थे, तो हमारे जगह-जगह स्थानांतरण होते रहते थे। तो बचपन की शिक्षा तो इधर-उधर ही बीती, लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण साल मैंने बिताए हैं वो जो मुझे याद रह गए और जिनकी वजह से गाँव मेरे भीतर बस गया, वो मैंने छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा गाँव से की है। और मैं गाँव से पैदल जाती थी सर, करीब 5 किलोमीटर जाना और उतने ही किलोमीटर वापस आना। ये मैं करती थी और सबसे अजीब बात ये थी कि उस वक़्त मेरे गाँव से सिर्फ़ मैं ही लड़की जाती थी और कोई एक लड़की भी नहीं थी, जो कि पढ़ने के लिए जाती हो। किसी तरह एक लड़की को राज़ी किया, लेकिन वो 2-4 महीने जाने के बाद वो छोड़ दिया उसने और मैं अकेली ही जाती रही और कोई लड़का मेरे साथ का नहीं था, कोई छोटे थे, कोई बड़े थे, तो इस तरह से मैं बिल्कुल अकेली मैं इतने किलोमीटर 3 साल तक मैं आई गई हूँ इतना कष्ट के साथ या कहें वो एक एन्जॉय कह लें बच्चों के लिए एन्जॉय होता है। अब कष्ट लगता है लेकिन उस समय बहुत अच्छा लगता था। तो उसकी वजह से उन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा जो आज तक मेरे भीतर है और आज तक मैंने उसे जाना। उसके बाद मेरी शिक्षा बिजनौर उत्तर प्रदेश का जिला है बिजनौर, वहीं मेरी शिक्षा हुई। मैंने हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए सब वहीं से किया। परंतु एमफिल करने के लिए मुझे आना पड़ा इधर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। तो ये मेरी शिक्षा रही। मैंने कुछ थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी कोर्स किया था, वो तो मैंने बुलंदशहर से ही किया और बाकी इतना ही मैंने पढ़ाई की है। क्या बात है, और बहुत बढ़िया। अभी लेकिन ये आपने कहा ये ये आपने क्षमा चाहूँगी। एमफिल एमफिल इतिहास में कैसे किया आपने? किस तरह से ये आपका ये रुचि बनी आपकी? आप और भी कुछ कहना चाह रही थी निर्देश जी, जी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं सीसीईआरटी से एक फेलोशिप मुझे अवार्ड हुई है। आपने शायद कुछ और बोला था, लेकिन मैं उस फेलोशिप पर काम कर रही हूँ। सीसीईआरटी जो सांस्कृतिक स्रोत मंत्रालय है, वहाँ से। जी सर, तो मैं उसका जी। करेक्शन कर रही हूँ। जी, जी, और जी। इतिहास में रुचि की जहाँ तक बात है तो पता नहीं ये तो शुरू से ही मुझे था। मेरे पिता बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएँ सुनाते थे, मुझे कहानियाँ सुनाते थे और इतिहास की बहुत सारी घटनाएँ वो सुनाते थे। तो शायद वहीं से कहीं मेरी रुचि पनपी हुई होगी कि मुझे इतिहास में रुचि हुई और उसी में मैंने एमए किया और उसी में मेरा एमफिल है और इतिहास में वैसे भी पढ़ती रही हूँ कभी इधर-उधर से। जी। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आगे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अभी आपका काव्य संग्रह जिसका लोकार्पण हुआ जी, पुस्तक मेला में, जी, आप सबसे पहले उसमें 1-2 कविताएँ हमें सुनाइए, उसके बाद फिर बातें लगातार होती रहेंगी। जी। सबसे पहले तो मैं इसको दिखा दूँ? जी, जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरे पास भी है और अच्छा। आपके हाथ से लिखा हुआ भी आपने हमें उस दिन ये पुस्तक दी है। मैं अपने मित्रों को जी, दिखाना चाहूँगा, ये निर्देश जी का क्या हस्ताक्षर है इसमें। उन्होंने मुझे भेंट स्वरूप ये दे दी एक पुस्तक। और मैं इसको अभी तक तो पूरा नहीं पढ़ पाया, अभी तो 2 1 ही जी, दिन हो गया। लेकिन जितनी कविताएँ पढ़ी, बहुत अच्छी कविताएँ हैं और इस पर तो बातचीत होगी अभी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 1-2 कविताएँ इस संग्रह में से पहले सुनाइए। जी हाँ। मैं सबसे पहले एक वही कविता सुना देती हूँ जिसके नाम पर इसका शीर्षक पड़ा है, नदी नीलकंठ नहीं होती।
क्या ये बात है! कविता बहुत विशेष है मेरे लिए, क्योंकि इस कविता का अंग्रेजी में अनुवाद भी हो चुका है। और अनुवाद किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं, एक कैप्टन प्रवीण सिंह रघुवंशी जी हैं, उन्होंने इसका अनुवाद किया है, जो प्रधानमंत्री जी की कोई पुस्तक अनुवाद कर चुके हैं उसका। और रघुवंशी जी ने मेरी कुछ कहानियों का भी अनुवाद किया है, मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। और इस तरह से ये जो कविता है, ये गैर हिंदी भाषी लोगों के बीच भी गई है, और मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा नदियों से बहुत जुड़ाव है। और नदियों से क्या, मेरा प्रकृति की हर चीज़ से, चिड़ियों से, नदियों से, वृक्षों से, मेरा हर चीज़ से बिल्कुल जुड़ा। शायद ये उन 3 सालों, जिन 3 सालों मैंने गाँव को अपने करीब देखा, गाँव में रही मैंने गाँव को जिया, शायद ये जो मेरा लगाव आया उन 3 सालों के कारण आया होगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ। बाकी तो किसी में कुछ भी आ सकता है, खैर। अच्छा, मैं जब ये कविता सुनाई है आपने चूँकि प्रारंभ में ही इस कविता का चयन किया है। जी, ये शीर्षक क्यों आपने, क्योंकि इसी शीर्षक से आपके इस काव्य संग्रह का भी शीर्षक है। आपने इसका टाइटल रखा है, नदी नीलकंठ नहीं होती। तो ये संक्षिप्त में आप अपने मित्रों को बताएँगे कि क्या जी, विचार आया आपको इस कविता का ये शीर्षक रखने का? और वास्तव में इस कविता के माध्यम से आप क्या विचार व्यक्त करना चाहती हैं? जी। मैं बताती हूँ कि नदी नीलकंठ नहीं होती। नीलकंठ शिव को कहा जाता है। जब वो सारा विष पी गए, तो उनका गला नीला हो गया, कंठ उनका नीला हो गया, तो उनको नीलकंठ की उपाधि वहाँ से मिली। तो जो विष पीता है और विष पीकर वो जीवित रहे हैं, शिव, तो अ, अब नदी में हम लोग क्या डाल रहे हैं? जो प्रदूषण हम कर रहे हैं, वो सारा विष है उसके लिए। तो हम बिल्कुल सही नदी में बात। अगर विष, जी, तो जो विष हम उसे पिला रहे हैं, तो वो कह रही है, नदी कह रही है कि वो नीलकंठ नहीं है, जो शिव नहीं है वो, कि इतना सारा विष पीकर भी वो जीवित रहेगी, वो शिव नहीं है। तो ये मेरा विचार इस कविता का है। और अगर नदियों को जीवित रखना है, तो उनको विष पिलाने से बचना होगा, और अगर नदियाँ जीवित रहीं, तो शायद हम भी रह जाएँगे। तो यही विचार मेरा बहुत था। बढ़िया, बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन है इसका आपने जो शीर्षक दिया है। अभी पहले जी, ये कविता सुनाइए, आपका स्वागत है। मैं आपको पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूँ। जी, जी, मैं सुनाती हूँ। कभी वह थी चंचला नदी, कभी वह थी चंचला नदी, और मैं बेलगाम अरमानों वाली अल्हड़। मैं उसके पावन जल का आचमन करती, सब तृष्णाओं कुंठाओं को सिराती उसकी उद्दाम उर्मियों में, खड़ी थी उसके दाहिने किनारे पर, बनकर सतर चट्टान। मैं खुश थी, मैं खुश थी नदी के किनारे की चट्टान होकर। एक दिन तुम आए, एक दिन तुम आए और मेरी देह का परिरंभ कर लांघ गए सब सीमाएं। तुम्हारा वह गंदला स्पर्श भाया नहीं था मुझे। मैं झर गई थी पल में, कण कण रेत सी, जा पसरी थी नदी की सोनी छाती पर। तब जानी थी मैं कि नदी नहीं थी सिर्फ बहता पानी। तब जानी थी मैं कि नदी नहीं थी सिर्फ बहता पानी, वह तो थी इतिहास लिपिबद्ध करती निपुण साहित्य इतिहासकार, संस्कृतियां रचकर परंपराएं सहेजती जिम्मेदार पुरखिन, अपनी मर्जी से रास्ते बदलती सशक्त आधुनिका भी थी वह तो, और थी धरती का भूगोल साधती साधक। वह तो थी सदेह रचयिता ममतामयी माँ भी। उसके भीतर पसर कर ही तो जानी थी उसकी सघन पीड़ा मैंने। उसकी देह से कोख, अतड़ियों और दिल के साथ निकाल ली थी तुमने मांस मज्जा तक उसके। कई बार महसूस की थी मैंने उसकी सिसकियां गूंजती हुई गगनचुंबी अट्टालिकाओं के निर्वात में। देखी थी कई बार मैंने सड़कों के भीतर सतह में, सड़कों की भीतरी सतह में आंसू बहाती वह नदी। वह बिखर जाना चाहती थी होकर कण कण, ठीक मेरी तरह, बचकर तुम्हारे गंधले स्पर्शों से। पर जाती का किधर, समाती कहाँ? उसके पास नहीं थी कोई नदी खुद उसके जैसी। मैं उसकी सूनी छाती पर निढाल पड़ी, चुपचाप देखती उसके मुंह पर मैला कपड़ा रख,
उसकी नाक का दबाया जाना, देखती उसका तड़पना एक एक सांस के लिए, मेरे कण कण रेत हो जाने से कहीं दुख करती उसकी वह तड़पन। नदी जो सदियों छलकती रही थी किनारों से, और इस सदी किनारे सिमट आए थे उसके सीने में। शेष थी बस चंद सांसें उसमें, दुर्गंध भरी हाफती अंतिम चंद सांसें। मैंने कितनी मिन्नतें की थी तुमसे, भर दो कुछ सांस उसके सीने में, अपने अधर रखकर उसके अधरों पर लौटा दो ना उसकी सकल संपदा, जो बलात् छीन ली थी तुमने। जो चाहो मेरे कणों तक का शेष रह जाना, तो खींच लो सिंगियां लगाकर उसकी देह में फैला सारा का सारा विष। सुनो, नदी जी नहीं सकती, सुनो, नदी जी नहीं सकती विष पीकर, क्योंकि नदी नीलकंठ नहीं होती, नदी शिव नहीं होती। जी, ये कविता है। क्योंकि हम नदियों के भीतर उनकी रेत नहीं छोड़ते हैं, उनके पत्थर नहीं छोड़ते हैं, सारी मांस मज्जा हम पूरी निकाल लेते हैं और तमाम उनको मार डाला है, उनके सारे किनारे उनके भीतर ही आ गए हैं अब, और कहीं बच नहीं सकती है वो। तो ये मेरी ये कविता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है आपकी। अगर आप अनुमति दे दें, मैंने भी एक आपकी इस संग्रह में से एक कविता चुनी है, जिसका मैं पाठ यहाँ पर करना जी, चाहूँगा। आपका स्वागत। लेकिन लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति जो साहित्य में रुचि रखते हैं, विशेषकर साहित्य लेखन में, तो अक्सर हमने ये देखा है निर्देश जी कि वे पहले कविता से आरंभ करते हैं और कविताएं लिखना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर उनकी रुचि जिसमें आ जाती है, चाहे वो गद्य लेखन करे, कहानियां, उपन्यास। लेकिन आपका पहले कहानी संग्रह आया है, तो क्या मतलब मैं मतलब मूल रूप से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी प्रेरणा जो कहते हैं ना कि कैसे आपको ये मिली कि आपको साहित्य लेखन करना है और इसमें चूँकि आपने एमफ़िल मैंने जो देखा है इतिहास में, आप तो इतिहास में भी रुचि रख सकती थी इस तरह से, इतिहास लेखन में भी, लेकिन जी, साहित्य में कैसे कैसे रुचि इस तरह से पैदा हुई? साहित्य में हुआ ये कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैं कुछ समसामयिक लेख में लिख रही थी। तो जो सबसे पहला मेरा आलेख था जब मैं बीए कर रही थी, तो उसमें मेरा प्रकाशित हुआ क्या, बेचारी एकता भारत में। तो हम लोग सारी लड़कियाँ थे 2-4, तो कुछ कविताएँ करती थी, लेकिन मैं समसामयिक लेख लिखती थी, कविताओं में मेरा इतना नहीं था। और जो कविताएँ हम लिखते भी थे, वो कविताएँ हम किसी को दिखाते नहीं थे उस समय। सब छिपा-छिपू के रख लेते थे कि नहीं दिखाना नहीं, पता नहीं। तो वो आलेख मेरा छपा, उसके बाद 2-4 आलेख और मेरे छपे। तो मतलब वैचारिक चीज़ें मैं लिख रही थी, भावनात्मक पक्ष मेरा इतना प्रबल नहीं होगा, तो वही सब चल रहा था। फिर बीच में बहुत लंबा अंतराल आ गया, मैं एमफ़िल करने के लिए आ गई और फिर मेरी गृहस्थी बस गई, तो जैसा कि अक्सर उस ज़माने में लड़कियों के साथ होता था कि पढ़ाई-लिखाई सब छूट जाती है। इस बीच मैं अपनी बहनों के जो उपन्यास थे, जो वो पढ़ती थीं, बंगला उपन्यास मेरी बहनें बहुत पढ़ती थीं, जो अनुवाद उनके हैं बंगला साहित्यकारों के, तो वो जी। मैं कभी-कभी छिप-छिपा के वो उपन्यास, पहले अच्छा नहीं माना जाता था कि कोई स्टूडेंट उपन्यास पढ़ रहा है, तो हम उन्हें पढ़ा करती थी मैं, बहन के जो मेरी बहनें पढ़ती थीं, उन उपन्यासों को। उसके बाद थोड़ा-सा मेरी अभिरुचि जागी होगी मेरे भीतर, लेकिन वो दब गई क्योंकि मेरी गृहस्थी बस गई और मैं एक संयुक्त परिवार में आ गई। संयुक्त परिवार में तो पढ़ने तक का भी समय नहीं था। इवन अकेले रहने का भी एक समय नहीं था उस वक़्त, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में थे। तो सबके साथ बैठना, सबके सबके साथ खाना-पीना, सब चीज़ करना, ये सब चलता था। छूट गया, लेकिन फिर बेटा, मेरा एक बेटा है। तो बेटे का को पढ़ाने के लिए हम दिल्ली गए, तो दिल्ली में बहुत सारा समय मेरे पास था। तो उस समय को कैसे करूँ? जितनी देर वो पढ़ रहा है, मुझे भी उसके साथ जागना है, तो मुझे पढ़ना है उसके साथ। तो उस बीच वो 2 साल जो मेरे थे, वो बेटे के साथ मैंने बहुत पढ़ाई की। और मैंने एक मास कॉम में भी जामिया मिलिया में मैंने एडमिशन लिया, मास कॉम का किया, लेकिन वो मेरे और उसके एग्ज़ाम क्लैश होते थे, वो मुझे छोड़ना पड़ा। तो मैंने फिर साहित्य को पढ़ा। इस तरह से मेरी साहित्य में थोड़ी दोबारा से मतलब रुचि पनपी।
वरुण मेरा बेटा जो है उसका सिलेक्शन हो गया आईआईटी, तो वो चला गया। अब मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो मैं बहुत निराश हो गई कि अब मैं क्या करूं, क्या काम करूं। तो जब बेटा पहली बार पहला सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद घर लौटा, तो उसको कोई कंपटीशन था, उसमें करीब 2,500 या 2,600 रुपए उसे स्कॉलरशिप मिली उसको। तो आप विश्वास मानिए कि वो सारे पैसों की मेरे लिए बुक्स लेकर आया। प्रेमचंद का मानसरोवर सरोवर से लेकर और पाउलो की अल्केमिस्ट तक, हिंदी और अंग्रेजी हम्म। दोनों की बहुत सारी किताबें वो ले क्या लेकर बात आया। है। जी जी जी। जी। तो एक तरह से मैं कहूंगी, और उसने कहा कि कोई आपके जीवन में शून्य होने नहीं आ गया है, आप पढ़िए। आप पहले भी लिखती थी, आप अब भी लिखिए, जो भी आपको लिखना हो वो लिखिए। तो मैंने कई बार माता पिता सिखाते हैं, लेकिन बच्चे भी कुछ सिखाते हैं। तो इस तरह से मेरा लेखन मेरे बेटे की देन आप कह सकते हैं। क्या बात एक है, मतलब युवा ने पारिवारिक जी रूप से आपको इतना समर्थन और इतना वो सहमति मिल गई कि जी आप जी क्योंकि इस तरह से आप इसमें आपने जो आपकी रुचि थी लेखन में, तो पहला कैसे ये आपने फिर ये अपने आप में तय किया कि आप पहले कहानी संग्रह ही कहानियां ही लिखेंगी, तो नहीं, मैंने हम्म कहानियां नहीं लिखी पहले। सबसे हम्म पहले मैंने कविताएं ही लिखी फिर से। हम्म। जब लिखा तो कविताएं ही लिखी सबसे पहले। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैंने पहली कविता भेजी कहीं प्रकाशित होने के लिए, 2008 या 9 की बात होगी। तो एक डर कविता थी, बहुत छोटी सी कविता थी, आप कहेंगे तो उसे भी मैं सुना दूंगी। सुनाइए उसको जब जरूर, हम सुनना चाहेंगे। जी, जी जी। उससे मैंने कादम्बरी में भेजा, तो विष्णु नागर जी उस समय हुआ करते थे संपादक। तो हम्म। उनकी कृपा रही, उन्होंने उसे नए पत्ते, एक स्तंभ आता था नए लोगों के लिए, जी 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 तो जी। उस नए पत्ते में मेरी उस कविता को प्रकाशित कर दिया। तो अगर कादम्बिनी में प्रकाशित हो गई है, इसका मतलब मुझे कविताएं लिखनी है। और भी, क्योंकि वो प्रतिष्ठित पत्रिका होती थी, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, और भी लिखनी चाहिए, तो मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ गया। और वो कविता मैं, देखिए आपको बताती हूँ, छोटी सी कविता है। जी, आपका स्वागत डर, है। जी, डर इसका शीर्षक है। गांव में, शहर में, देवालयों, हाट बाजारों में, खेत खलिहानों में, घर के ओसारों में, यहाँ तक कि अपने ही परिवारों में छिपे हैं कई रावण। छिपे हैं कई रावण, 10 सिर तो नहीं जिनके, पर बीसियों आंखें हैं और सैकड़ों नुकीले नख। अरे वाह! तभी तो तभी तो डरी डरी सी रहती है माँ, खेलने नहीं देती अपनी नन्ही सी गुड़िया को अपने ही रिश्तेदारों में। क्या तो बात है, ये क्या मेरी, बात है। जी, ये मेरी पत्रिका में पहली कविता थी जो प्रकाशित हुई। और फिर कविताओं का सफर चल पड़ा। उसके तब बाद अब दुर्भाग्य से अब ये पत्रिकाएँ रही कहाँ अब। उन दिनों कादम्बरी निकलती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान में कविताएँ आती थी, जी बहुत सारी पत्रिकाएँ थी। सारिका में तो जी खैर विशेष रूप से कहानियाँ ही आती थी, कहानियाँ जी प्रकाशित होती थी। अब तो ये सब इस तरह की पत्रिकाएँ तो अब बिल्कुल नदारत है, गायब हो गई, अब तो है ही नहीं। जी जी, बहुत अफसोस की बात है ये। जी, जी, जी। जी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे फिर उसके बाद? जी। नहीं, मैं यही कह रही थी कि कादम्बिनी तो अभी हाल में ही बंद हुई है, तो बड़ा अफसोस हुआ कि अंतिम एक पत्रिका थी उसको भी बंद कर दिया गया। तो आनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। पर ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समय का, तो क्या कहें। जी, और उसके बाद फिर आपका कहानी संग्रह आया। कहानी संग्रह जो मेरा 2000। कहानी संग्रह, दरअसल जी, मैंने जी। पाखी में अपनी हुँ। कविताएं भेजी प्रकाशित होने के लिए। तो उस समय प्रेम भारद्वाज जी होते थे पाखी के जी, संपादक। जी, 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 जी। बाकी बहुत ही जानी-मानी प्रतिष्ठित पत्रिका शुरू से ही हो गई थी, तो उसमें मैंने अपनी कविताएँ भेजी, तो संपादक जी ने कहा कि आप कविताएँ क्यों भेज रही हैं? कहानी लिखिए, कहानी क्यों नहीं भेज लिखती हैं? तो मैंने कहानी तो लिखी नहीं, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं साहित्यकार बनते-बनते रह गई बस, और मैंने सिर्फ़ कविताएँ लिखी हैं। तो मैंने ट्राई किया कि मैं कहानी लिख सकती हूँ कि नहीं, तो फिर मैंने कुछ बहुत सारी जो पढ़ रखी थी कहानियाँ, तो फिर लिखा। लिखने के बाद मुझे नहीं पता था कि एक कहानी भेजनी होती है। मैंने 3 कहानियाँ लिखी और मैंने तीनों उनको भेज दी। तो उन्होंने सबसे पहले मेरी एक कहानी स्वीकृत की। पिताजी सूर्याजी जी के लिए नहीं रोए थे। वो थोड़ी अलग हटके कहानी थी, उनको लगी, बहुत अच्छी लगी, कहानियाँ तो आप अच्छी लिखती हैं। तो उस तरह से मेरी कहानी लेखन मेरा इस तरह से शुरू हुआ। और पहली ही कहानी वो वहाँ प्रकाशित हुई, और जो सबसे पहली मैंने कहानी झाना वादन लिखी थी, वो मेरी हंस में प्रकाशित हुई। क्या तो बात जब है!
जी, तो उन जब दोनों उन इन्हीं दोनों उन दोनों यादव जी थे उसके जी, जी, संपादक? जी, जी, जी जी। हाँ। जी हाँ, यादव जी थे और यादव जी ने बड़ी प्रशंसा की कहानी की। मैंने हुँ, हुँ। ये पूछ लिया कि आपको पसंद आई सर? तो बोले, "अरे! बेवकूफ़ हो, पसंद नहीं आएगी तो लूँगा क्या?" ऐसे ही बोलते थे बहुत ही अनौपचारिक तरीके से। तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह से मेरी कहानी प्रकाशित होना शुरू हो गई, तो फिर कहानियाँ भी लिख गई। बस फिर तो धीरे-धीरे यही वैसे हुआ। वैसे 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 आप क्या समझती हैं कि क्योंकि क्या होता नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है जो विशेषकर साहित्य में जिनकी रुचि है, जो खुद इसमें साहित्य में प्रयत्नशील रहते हैं, कि किसी साहित्यकार के प्रति वो उनका इतना सम्मान होता है, आदर होता है कि जिनको वो फिर अपने एक आदर्श के रूप में मानते रहते हैं और जिनके लेखन से वे प्रभावित भी होते हैं ज़्यादा, और उनकी जी, विचारधारा से, उनके लेखन शैली से, उनके समस्त साहित्य की जो उनकी विचार वो है उससे। तो आपके विचार में आपका कोई ऐसा आदर्श रहा है जिस साहित्यकार से आप ज़्यादा प्रभावित रही हैं? जी हाँ। कविताएँ मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत भाती हैं। उनकी कविताएँ मुझे बहुत पसंद हैं और कहानियाँ तो मैंने बताया कि उपन्यास मैंने बंगला उपन्यासकारों के पढ़े और अगर वर्तमान में मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग वैसे अच्छा लिख रहे हैं, किसी एक का नाम ले देना ठीक नहीं होता। लेकिन मैं निर्मल वर्मा जी के लेखन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अभी हाल ही में मैंने उनका अंतिम अरण्य पर कुछ काम किया है और अलग तरह का एक लेखन है। तो मैं हालाँकि उनकी विचारधारा तो आरंभिक विचारधारा उनकी जो कम्युनिस्ट वादी थी, वो तो ख़ैर थोड़ा जैसी भी रही हो, वो उन्होंने खुद भी छोड़ा ख़ैर उसको। लेकिन विचारधारा से इतर मैं उनकी जो लेखन है मुझे पसंद बहुत ज़्यादा। जी, जी, जी। क्या बात है! तो मैं और चाहता ये हूँ तो कि सब रहे ही हैं राजेंद्र यादव जी, कमलेश्वर जी, इन्हें तो कौन भुला सकता है नई नहीं, कहानी नहीं, के। ये तो नहीं, नहीं, सही बात है कि ये तो नई कहानी के तो ये पुरोधा रहे हैं और उनके जी, जी। जी, 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 कहानी में, कहानी लेखन में और कहानी की जो भूमि है, नई भूमि जो तैयार हुई है, इनका विशेष सबका विशेष योगदान रहा है। जब से हम जी, कहने लगी नई कहानी, इसको कहानी कहना शुरू हो गया है कि ये नई कहानी की जो एक नया आंदोलन शुरू हुआ था उन दिनों, तो उसमें तो ये जी, सब शीर्षस्थ थे, सब इनका वो वर्चस्व था। अच्छा, इस बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, बीएल आशा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभवतः आजकल चेन्नई में ही होंगे, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। वंदना गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़ी है, वंदना वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, निशा चंद्रा जी, प्रेमला शरद व्यास जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अलका शर्मा जी और बाकी मित्र अनुपम अहलावत जी। वो संतोष रैना जी भी हमारे साथ हैं और बहुत सारे मित्र हमारे साथ, प्रदीप उपाध्याय जी बहुत अच्छे लेखक हैं, भारत दास जी हमारे साथ हैं, बहुत सारे मित्र, सरोजी कौशिक जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत सारे मित्र आपका कार्यक्रम देख रहे हैं और उनके कमेंट्स आते रहते हैं। एक कमेंट अजय शर्मा जी का आपके स्क्रीन पर भी आ गया। तो जी, इस तरह से आपकी लेखन की, साहित्य लेखन की यात्रा चलती रही। निरुपमा सिंह जी भी अब जुड़ गई हैं, आपका स्वागत कर रही हैं। वो भी स्वागत है, हमारे बहुत स्वागत जी, जी, आपके है। जी, इस मंच पर जुड़ गई हैं। जी, तो बहुत स्वागत। मैं चाहता हूँ कि अभी आप 1-2 कविताएँ और सुनाइए, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम मूलतः कविताओं का है और उसी बहाने बातचीत भी चलती रहेगी। जी। जी, ठीक है, मैं एक और सुनाती हूँ। एक ग्रामीण जीवन मेरे अंदर बसा हुआ है जैसा कि मैंने बताया ही है आपको, तो मैं कह एक कविता सुनाती हूँ मैं। किसान की बेटी है ये, किसान की मुनिया। 2 बरस से नहीं मिला है बाबा के गन्ने की फसलों का पैसा। अक्सर क्या होता है किसानों का गन्ना चला जाता है लेकिन बहुत सालों-साल उनका पेमेंट नहीं होता है। उस चक्कर में उनकी बच्चों की ब्याह-शादियाँ, उनकी पढ़ाई सब स्थगित होती जाती है, परंतु कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। ये एक मेरा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, परंतु ये समस्याएँ मैंने अपनी आँखों से देखी हैं और मैंने महसूस की हैं क्योंकि मैं गाँव से जुड़ी हूँ और मैं अपने लोगों के बीच जाती हूँ और रहती हूँ कुछ-कुछ इंटरवल के बाद। तो ये है 2 बरस से नहीं मिला है बाबा के गन्ने की
फसलों का पैसा, न बरसे हैं मेघ धान की अलवाई फसलों पर। माँ की सुनहरे सिल्किन गेहूं से भरी कोठियां हो गई खाली। कोठियां छोटी छोटी कोठरियां होती थी, पता नहीं सब जानते होंगे वैसे तो। माँ की सुनहरे सिल्किन गेहूं से भरी कोठियां खाली हो गई। साहूकार चाचा का कर्जा पटाते पटाते किसान की मुनिया बाट जोह रही है साल भर से ब्याह का जोड़ा पहनने को, मांग में सिंदूर पांव में झांझर झनकाने को। सगाई पर आए कंगन रोज कम से कम एक बार पहनकर हौसती है। ढूंढती है 2 गज की ओढ़नी तले अपने सातों आसमान। किसान की मुनिया वो नहीं जानती कौन उसके सपनों के खून पर आमादा है। दादा के कुर्ते की खाली जेबों की कसर, दादी की फटी एड़ियों में गोखरू की चुभन देख अपने सपनों की समिधा बनाकर झोंक देती है माँ की गृहस्थी के हवन कुंड में। किसान की मुनिया बाबा के डांडे वाले खेतों के सीने पर चढ़ बैठी है डामर वाली रोड। फर्राटा भरती रहती हैं दिन भर उस पर मोटर वाली गाड़ियां। घोलती रहती हैं शहरी कड़वाहट गन्ने की गवई मिठास में, धान की दूधियां बालियों में। अब तक नहीं मिला है बाबा को मुआवजा खेतों के सीने पर चढ़ी डामर वाली रोड का। चढ़ जाती है अक्सर सांझ पड़े ही किसान की मुनिया के कंधों पर कचहरी के गलियारों से लौटे भैया के चेहरे की थकान। क्या हद बात है। तो हो गई है इस बरस, हद तो हो गई है इस बरस। बाबा जला रहे हैं गन्ने की होलियां। वो हैरत में डूबती उबरती उम्मीदों को दरकिनार करती वाह वाह वाह, डरी क्या बात है। सहमी सी देखा करती है चुपचाप बाबा की समस्या का ये अजीब सा समाधान। और वो छोड़ देती है सबसे छिपा कर रखे प्रीतम के सलोने नयनाभिराम सपनों को होने के लिए लहूलुहान। किसान की मुनिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता है। और इस पर बहुत अच्छे कमेंट्स भी आपके लिए आए हैं। बाद में देख लीजिएगा। मैं निवेदन आपसे करूंगा कि बाद में आप उन कमेंट्स का तो उत्तर दे जितने भी दीजिएगा। नाम आपने लिए हैं वो सभी दिग्गज कथाकार हैं या कहानीकार हैं या जितने भी लोग जुड़े हैं इस वक्त, उन सभी का मैं सादर अभिवादन करती हूँ क्योंकि सब के सब वो बहुत ही दिग्गज लोग हैं। जी जी, बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। भारत दास जी ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया है। प्रेमचंद जी का गोदान और सवा सेर गेहूं की याद दिला दी। अति सुंदर कविता है आपकी। स्वाभाविक है, इस तरह की जब कविता सामने आती है तो जो ग्रामीण परिवेश है और खास करके जो आपने किसानों की समस्या इसमें मुख्य रूप से केंद्रित उस पर आपकी ये कविता है। तो उस तरह की वो बात तो सामने आ जाती है। अन्नदा जी भी लगातार जुड़ी है। तो अब एक कमेंट जो आया, रमेश चंद्र शुक्ल जी भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। कह रहे कि सच्चा चित्रण आपने किया है इसमें। तो बीच में हमारे साथ जुड़ी थी, मैं बता दूं आपको। मैं, हाँ, मीनाक्षी जोशी जी। मीनाक्षी जोशी जी, उनका एक कमेंट आया है, सरोगेट मदर के विषय में आपसे जानना चाहते हैं। तो मैं भी इस पर बातचीत करना चाह रहा था कि इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या प्रेरणा रही है आपने ये पुस्तक लिखने में। इसके बारे में अपने मित्रों को बताइए। जी जरूर। मतलब विशेषकर कहानी से जानना चाहते हैं या पुस्तक से जानना चाहते हैं? सरोगेट नहीं, मदर वो एक उन्होंने कहानी कहा कि है। उसके बारे में मीनाक्षी जोशी जी कह रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। जी सरोगेट जी मदर के बारे में। जी 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 जी। दरअसल ये मैंने बहुत जो कहानी है इसको मैंने बहुत ही करीब से देखा है। पूरी कोरी कल्पना नहीं है, कल्पना तो साहित्यकार या कोई भी लेखक डालता ही है, परंतु इसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसमें बच्चे की कहानी है, सरोगेसी का इसमें वैसा नहीं है जैसा है, लेकिन एक बच्ची की कहानी है जो जिसकी माँ उसको बहुत, 1 साल की भी बच्ची नहीं है वो, और जिसकी माता पिता के बीच झगड़ा हो जाता है और माँ उसको अपने सास ससुर के पास फेंक कर चली जाती है और पिता दूसरी शादी कर लेता है, माँ भी दूसरी शादी कर लेती है। जी जी। बच्ची को दादा पालते हैं, वो आईएएस बन जाती है और बहुत शार्प बच्ची है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत, सब कुछ अच्छा है, मतलब सब अच्छी है हर तरह से। तो
चांस की बात है कि जहाँ उसकी पोस्टिंग होती है उसकी माँ वहां पर एक स्टेनो है, तो वो बता देती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। कई बार वो डांट वाट देती है, जैसे कि सबॉर्डिनेट्स को करते ही हैं ऑफिसर्स। सॉरी। तो वो डांट देती है, तो वो बताती है। रहा नहीं जाता कि इतनी काबिल बच्ची है और मैं बताऊं नहीं कि मेरी बच्ची है, तो बताती है। लेकिन वो बेटी एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है आप तो सरोगेट मदर की तरह है मेरे लिए। मेरे दादा मेरी माँ है, क्योंकि माँ कोई स्त्री ही नहीं होती है। माँ वो होती है जो स्नेह करके पाले, वो पुरुष के भीतर भी हो सकती है वो माँ। क्या बात तो है। इस कहानी का कंसेप्ट ये है। बाकी जी तो जी। पढ़ने पर ही पता चलता वंदना जी लिख रही है कि बहुत प्रिय कहानी है उनके लिए भी ये। तो है। जी। बहुत अच्छी उसको आपको इसलिए बधाई है। और प्रमिला शरद व्यास जी वाह वाह कह रही है, स्वाभाविक है, कहानी बहुत अच्छी है। और नीलम कुरुश्रेष्ठ जी भी हमारे साथ जुड़ी है, तो वो भी आप, अमृता गिरीश जी बहुत सुंदर कहानी लिख रही हैं। तो अब आपका जो कविताओं का प्रवाह है, कविताओं जी। का जो लेखन है, क्या है उसकी गति, क्या क्या अभी आपके पाइपलाइन में है? कविताएं आजकल बहुत कम आ रही हैं। सबसे अंतिम कविता मैंने अभी जो मेरी प्रकाशित हुई थी, ये बसंत के बीज। क्योंकि बसंत चल रहा है, तो ये मैंने अंतिम कविता मैंने यही लिखी थी। तो ये अभी प्रकाशित हुई थी बस। और कविताएं कम हो रही हैं, गद्य थोड़ा आगे आगे आ गया है। और मेरा सीसीआरटी वाला जो फेलोशिप चल रही है उस पर भी काम चल रहा है। तो उसमें मैं सभी जो महिला साहित्यकार हैं, हमारे दिग्गज साहित्यकार हैं, क्या चित्रा बात है। मुद्गल जी हैं, या मैत्री पुष्पा जी हैं, ममता कालिया जी हैं, या आपकी बहुत सारी लेखिकाएं हैं, उषा किरण खान दीदी हैं। तो इन सबको पढ़ रही हूँ आजकल। तो लेखन थोड़ा सा कम हो रहा है। उपन्यास मेरा कंप्लीट है लगभग, परंतु उस पर भी काम नहीं हो रहा है क्योंकि मैं फेलोशिप कर रही हूँ। जी। जी जी जी। तो अब अगर आप अनुमति दे दें, जो आपकी इस पुस्तक में से एक कविता मुझे थोड़ा सा है, तो सब कविताएं बहुत अच्छी हैं। और अभी मैंने पूरा शुरू से अंत तक अभी इसको पूरी पुस्तक कविताएं नहीं पढ़ पाया मैं अभी। जी। परसों ही ये पुस्तक मुझे मिली है, लेकिन कुछ कविताएं जो मैंने पढ़ी हैं उसमें से अगर आप अनुमति दे दें तो आपकी कविता में यहाँ पर जो मुझे। आपका आपका स्वागत है आपका। आप जी जी। प्लीज सुनाइए। कविता तुम कौन हो, ये कविता आपकी है। ये पृष्ठ 16 पर है, ये 16 जी। और 17 पर है। जी। कविता तुम कौन हो, आसमान पर जड़े चांद की चापलूस, या नदी के तरल तन पर तैरती उदंड लहर। कविता तुम कौन हो, प्रतीक्षित माँ के आंचल पर टंका मनरंगी फूल, या गोधूल के संग लिपटती की धूल। कविता तुम कौन हो, चिड़ियों की चोंच में खुशी नीड निर्माण की चिरी हुई अंतिम पत्ती, समय के सीने पर सवार शिलालेख की सहोदर धर्मपुत्री, कृष्ण की कर्मयोगिनी, या कर्ण के भेदी बाण सी कविता। कविता तुम कौन हो, कविता तुम कौन हो, कविता तुम कौन हो, सावन की फुहारों में भीगती दुष्यंत की नायिका हो, या सत्यवान की सती, स्त्री की राह रोकती विशाल शिला हो, या विश्व को ज्ञान बांटती पुरातन तक्षशिला, झरनों की डबडबाई आंख से अनिकेतन हो, झीलों की सूनी गोद में ढलकती प्रिय की व्याकुल सांस में, प्रिया को बांधती अदृश्य डोर, या बिरहन की आंखों में बुझी हुई भोर। कविता तुम कौन हो, कविता तुम कौन हो, संगीत की मधुर धुनों पर तैरती रहस्यमयी मरमेड सी, चुप्पियों की नाड़ी टटोलती सु सुशेषण वैद्य सी, सोहिनी के मन में महिवाल सी, रांझे की आंखों में दमकती हीर सी। कविता तुम कौन हो, न जाने कौन हो जो नीले आसमान से छलकती रहती हो, नीले समंदर की सुस्त तलहटियों तक। क्या तुम शिशु की किलकारी हो,
हाँ, बिल्कुल सच। तुम फाग की पिचकारी हो, अविश्वास की फुनगियों पर ठहरा एक ठोस विश्वास हो। फिर न जाने मैं क्यों पूछती हूँ अक्सर, कविता तुम कौन हो? कविता तुम कौन हो? आसमान पर जड़े चांद की चापलूस या नदी के तरल तन पर तैरती उदंड लहर, कविता तुम कौन हो? ये कविता जो मुझे व्यक्तिगत रूप से आकर्षित किया, जिस कविता ने, ये कविता मैंने आपके समक्ष रखी। तो क्या इस कविता के बारे में बताइए। मुझे लग रहा है कि नदी नीलकंठ नहीं होती, उसके साथ साथ ये कविता भी एक महत्वपूर्ण कविता आपके इस संग्रह में है। जी, बिल्कुल। अब चूँकि मैं कविता लिखना शुरू कर रही हूँ, तो मैं उसके विषय में जानूँगी, सोचूँगी किन-किन विषयों पे कहाँ-कहाँ कविता लिखी जाती है, क्या-क्या भेदती है कविता। तो इन चीज़ों में जितना मुझे कल्पना हुई कि किसी ने कहा था कि इतनी सारी कल्पनाएँ कविता कौन है? इतनी सारी कविताएँ इसमें मतलब कल्पनाएँ डाल दी इसमें। तो बस वही मैंने कल्पना की है कि कविता के माध्यम से हम क्या-क्या कहते हैं। ये वही है बस जो मुझे लगा कि हम इतनी सारी बातें कविता के माध्यम से कहते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया। अब आप अच्छा, आप गीत वगैरह लिखने में भी आपकी रुचि है क्या? मुझे ऊपर वाले ने कंठ नहीं दिया है। हमारी एक अलका शर्मा जी जुड़ी हैं, वो बहुत अच्छी गीत और गाती भी बहुत अच्छा है और लिखती भी बहुत अच्छा है, तो वैसा कंठ मेरे पास नहीं है। तो शायद मैंने छांदस कविताएँ और साथ गीत नहीं लिखे हैं। तो इसके लिए तो मुझे खेद है। नहीं, ना आप मतलब गीत लिखे हैं? लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप गायन ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, लेकिन वो सस्वर पाठ नहीं करते हैं। ये जी, गीत जी। अपने आप में बहुत एक सशक्त विधा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब आप एक दो कविताएँ और सुनाइए अपने इस संग्रह में से, या अन्य कोई कविता आप सुनाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है? मैं संग्रह से ही सुना देती हूँ क्योंकि जी, जी। एक कविता है केंचुली का रह जाना। मैं सुनाती हूँ। बाबा उस गुरु पूर्णिमा को बाबा उस गुरु पूर्णिमा को सूरज के छिप जाने और चांद के आने से पहले सांझ के धुंधलके की ओट लेकर चुपचाप छोड़ भागे थे तुम शरीर अपना। क्या बात है! जैसे छोड़ जाता है सांप केंचुली, बन जाता है पुनः चुस्त फुर्तीला। क्या तुम भी छोड़ गए थे उस सांझ आंगन वाली खाट पर सदा के लिए अपनी थकान? क्या तुम्हें पता है बाबा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे बना दिया था मुखिया घर का। क्या बात! पगड़ी पहना कर रख दिए थे घर के सारे बोझ मेरे सिर पर। उसी दिन से मैंने भी शुरू किया था देखना बड़के का सिर, जिस पर बंधनी थी पगड़ी मेरे थक जाने के बाद। सोचता अ, हूँ बदला क्या सोचता हूँ बदला क्या, सिर बदला, पगड़ी बदली, पर यथावत रहा मुझ में तुम्हारा होना। क्या जैसे बात तुम है! में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, जी। जैसे तुम में तुम्हारे पिता का और उनमें उनके पिता का होना, जन्मना, बढ़ना, बुढ़ाना, थक जाना और आंगन वाली खाट पर फिर एक केंचुली का रह जाना। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। इसके बारे में आप स्वविश्लेषण क्या है आपका? अपना खुद का कहना है इस कविता के बारे में? बस मैंने कहीं देखा, मैं कहीं गई थी ऐसे समय पर तो किसी को देखा, कभी उनके गए हैं तो उनके बेटे के सिर पर पगड़ी बंध रही है, कभी उनके पिता गए होंगे तो उनके सिर पर बंधी होगी। बस यही मेरे दिमाग में रहा और इस तरह से ये कविता ने जन्म लिया। ये तो अपने आप आ जाती हैं कविताएँ, तो सायास तो लानी नहीं होती हैं। तो ये स्वतः आई उस समय। अच्छा, आपका कवित्व क्या कहता है? आपका कवि मन क्या कहता है? कविता लिखने के लिए कविता को आपकी आवाज़ मेरे पर बहुत कम आ रही है, मुझे बहुत ध्यान बह से आपको सुनना पड़ रहा है। जी, जी, जी। अब आ रही है आवाज़? जी हाँ, जी हाँ, अब आ रही जी, जी, मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि कविता जो है, ये इसमें विचार तत्व प्रधान होता है, या भाव प्रधान होती है? कविता क्या होती है? कविता का मूल रूप क्या है? मैं तो कहते हैं भाव प्रधान होती है, लेकिन बिना विचारों के तो भाव
पता नहीं, मुझे कन्फ्यूज़न रहता है कि बिना विचारों के कोई भाव भी पूरा नहीं होता और बिना भावों के शायद विचार भी अधूरे रह जाते हैं। तो ये शायद एक-दूसरे के पूरक हैं, तो विचार भी कविता में होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई विचार नहीं है, ये विचार है, ये भी एक विचार है, खाली भाव नहीं है। जी, तो जी। ये तो मेरे लिए दोनों हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा है। देखिए, हर एक व्यक्ति, क्योंकि दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। जब तक कि जी, कविता तो भावना प्रेरित होती है, भाव से आती है, और जब जी, तक उसमें विचार विचार का तत्व नहीं होगा, उसका पुट नहीं होगा, तो दोनों के सम्मिश्रण से कविता का मुख्य स्वरूप जो है, वो सामने आता है। जी। अब एक और पक्ष है आपकी लेखन यात्रा में, आकाशवाणी से आप बहुत जुड़ी रही हैं। तो क्या किस तरह के कार्यक्रम आप आकाशवाणी और किस केंद्र पर मुख्यतः आपने कार्यक्रम दिए हैं? मैं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ केंद्र से आती रही हूँ, मेरी कहानियाँ आती रही हैं। ये सबसे पहली कहानी जो सरोगिट मदर है, इसी को मैंने भेजा था और जो उनकी निदेशक थी उस समय राजस्थान से, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, मीना जी या कुछ नाम था उनका। तो वीना पहाड़ी? उन्होंने नहीं, वीना पहाड़ी नहीं, और नहीं कोई कोई होगा। जी। हाँ, राजस्थान से थी कोई, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने इसको स्वीकृत किया और मुझे फ़ोन किया कि आप आइए रिकॉर्डिंग के लिए। तो सबसे पहली कहानी मैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर ये कहानी थी। उससे पहले मेरी एक कहानी अ, अच्छा होता वो अनाथ ही पलता। ये हुँ, हुँ, हुँ। नजीबाबाद से आ चुकी थी, आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र है, ये वहाँ से आ चुकी थी उससे पहले। फिर बहुत सारी कहानियाँ मेरी आकाशवाणी से आती रही। जी। तो अभी भी आप आकाशवाणी जाना होता है, आपका अभी कार्यक्रम वगैरह होते हैं आपके? अभी तो मैं बहुत सारे दिनों से नहीं गई हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं। जी, जी, जी। तो अच्छा, आपके पूरे इस यात्रा में आपका एक और बहुत ही बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पक्ष ये है कि रेखा चित्रों में आपकी बहुत रुचि है। बहुत जी। उसमें आपका बहुत कार्य है। तो पहले उसके बारे में बताइए, तो क्या ये कोई विशेष आपने प्रशिक्षण लिया है, कोई ट्रेनिंग है, या स्वतः नहीं, इसमें रुचि पैदा हुई है आपकी? इसमें मैंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, मैं कभी भी खाली नहीं बैठ सकती हूँ। ये मेरे पता नहीं मैं बैठ ही नहीं सकती, मुझे नहीं लगता कि लोग कैसे खाली बैठे रहते हैं। तो अगर मेरे हाथ में पेन है या कोई पेंसिल है घर में पता नहीं पेन, पेंसिल, कागज़ रहते ही हैं, पता नहीं क्या मेरा प्रारब्ध रहा होगा ऐसा। तो अगर मेरे हाथ में कोई पेन है तो मैं पेन से ही स्केच बना रही हूँ, सिर्फ़ बनाने के लिए, खाली ना बैठने के लिए। बस बनाया और फेंक गया, बनाया और फेंक गया। तो फिर से मैं अपने बेटे का नाम लूँगी वरुण का। उसने मुझे बहुत सारे विदेश गया कहीं तो बहुत सारी वो लेकर आया मेरे लिए पेंसिल्स एंड ये बुक स्केच बुक और वहाँ से लेकर आया। मैं कहा वहाँ से क्यों लाएगी? नहीं फेंको नहीं इनको आप रख लो। तो वो मैंने उन पर बनाए और बनते रहे फिर वो फीके नहीं तो फिर कहीं न मैंने देखा सब लोग भेजते हैं छपने के लिए, तो मैंने भी प्रकाशित होने के लिए भेज दिए। और सबसे पहले मैंने जनसत्ता को भेजा, जनसत्ता पढ़ती थी उन दिनों। तो हुँ, जनसत्ता हुँ, को हुँ। भेजा तो वहाँ सूर्यनाथ जी ने वो छाप दिए। तो फिर इस तरह से मेरा ये भी मनोबल बढ़ गया कि अब प्रकाशित हो गए तो और बनाने हैं और बनाने हैं। और वरुण मुझे सामान उपलब्ध कराते रहे हैं, उनकी पत्नी शिल्पा मेरे लिए बहुत कुछ लाती रही हैं। जहाँ भी ये लोग जाते हैं वहाँ से ये लोग अच्छी स्केच बुक और अच्छे पेन या पेंसिल्स या इंक ये लोग मेरे लिए लेकर आते हैं। जी, तो इस तरह से मैं तो कुछ दिखाइए, आपके पास तो होंगे, तो अपने मित्रों को आप थोड़ा-सा जी, अच्छा जी, लगेगा। जी, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, प्रणव भारती जी लगातार जुड़ी हैं, अलका जी, शर्मा मैं जी भी जुड़ी हैं, सरोजिनी जी, कौशिक जी भी, बहुत सारे मित्र भी जुड़े हैं। सभी अच्छा, सभी अलका का जी लिख रही बहुत-बहुत हैं, सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। निर्देश जी, अलका जी लिख रहे हैं, मेरे काव्य संग्रह में भी सारे आपके स्केच हैं, उनका बनाया होगा आपने? जी, 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 कई कहानी कहानी संग्रहों पर उनके फ्रंट पेज पर आ चुके हैं मेरे रेखाचित्र। क्या बात है! दिखाइए ज़रा, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए। अरे वाह! क्या बात है, क्या बात है! ये तो जयशंकर प्रसाद जी हैं? जी हाँ, जी हाँ। अरे वाह, वाह, वाह! क्या बात है! मेरा मैंने बहुत मेरा नमन। क्या बात है! मैंने बहुत बढ़िया, कई बहुत। साहित्यकारों को बनाया है जी, 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 जी। और
वाह 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 वाह, क्या बात है। ये रेणु जी हैं, ये मैं कैसे दिखाऊँ? रेणु जी है, फणीश्वरनाथ रेणु जी है। वाह वाह जी, वाह, जी। क्या और बात, ये क्या बात पाखी है। पत्रिका के आवरण पर प्रकाशित हो चुके हैं, ये जी रेणु जी जी, जी जी। पाखी पत्रिका पर। जी। वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, और बहुत ये बढ़िया। भी मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है, लेकिन पुरानी फ़ोटो है, उसका है अच्छा, ये। ये आपका अपना है। वाह वाह, जी, बहुत जी। बढ़िया। ये लेकिन लेकिन आपने साइड पोज लिया है, इसमें प्रोफाइल ले लिया है जी, ये आपने। पुराना पुराना फ़ोटोग्राफ है, तो काफ़ी जी जी पुराना जी है। जी। जी, इस और भी दिखाती हूँ, हाँ, 1-2। दिखाइए दिखाइए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बनाते हैं आप। जैसे मैं पक्षियों की भी बनाती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी। लगता तो बहुत आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं है। हाँ, थोड़ा लग जाता है थोड़ा समय। जी 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 ये जी। भी है। अरे वाह, क्या बात है। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, किसी खास, किसी विशेष पुस्तक के लिए आपने कोई मुख पृष्ठ के लिए बनाया होगा? जी हाँ, वो है मुख प्रस्क एक ये भी है, गांधी जी। जी, ये तो गांधी जी है, चक्र चला रहे। जी, जी, चरखा चला रहे हैं। जी, हाँ, हाँ, हाँ। मैंने चरखा मुख चला रहे हैं ये। जी, 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 जी। मैंने किन्हीं के लिए बनाया था, लेकिन जी। मुझे नहीं ढूँढना अगर पड़ेगा वो। नहीं अगर है नहीं तो आप देख लीजिएगा, कोई ऐसी हाँ, बात नहीं है। वो जी, उन्होंने जी। बनवाया ही था, एक मेहता जी हैं, उपन्यासकार जी, हैं, जी। तो जी, जी, जी। उन्होंने बनवाया था वो, कहकर स्पेशली। तो वो तो नहीं है, आप इन्हें देख लीजिए। अरे वो पंत जी है, ये तो अपने बिल्कुल, बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंत जी है। वाह, वाह, जी, वाह! जी। ये कश्मीर खूब आते थे घूमने के लिए। जी, आप तो जी, कश्मीर से जी। हैं ना? हाँ, कश्मीर जी। से है तो कश्मीर कश्मीर बहुत घूमने आते थे पंत जी। और जी, जी, जी। वहाँ पर बहुत उनके उपस्थिति में बहुत सारी गोष्ठियाँ वहाँ पर हुई हैं, साहित्यिक कार्यक्रम हुए हैं। कौन जी, नहीं बिल्कुल। आया, कौन बड़े साहित्यकार नहीं है जो कश्मीर नहीं आए हैं। जी, बाबा जी, बिल्कुल। नागार्जुन जी आए हैं, पंत जी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे आगे बलदेव वंशी जी आए, बहुत सारे लोग आए थे। हमारे घर में भी मेरे पिताजी बहुत बड़े हिंदी और कश्मीरी के साहित्यकार थे, पंडित मोहन निराज जी। तो जी, जी। और वे आकाशवाणी में थे, वहाँ पर उनके पास बुलाते थे उनको जब वे कश्मीर आते थे, और उनके सम्मान में फिर गोष्ठियाँ होती थी। ये पंत जी का जी, देखकर मुझे याद आ गया। तो पंत जी जी, जी। वगैरह, बच्चन जी बहुत आए हैं, हरवंश राय बच्चन जी बहुत आए हैं। और जब अमिताभ बच्चन जी छोटे थे तो उनको लेकर वो वहाँ पर ओबराय पैलेस में ठहरते थे, बच्चन जी। जी। और तेजी बच्चन जी दोनों आते थे, तो उनसे भी मुलाकात होती रहती थी। जी, जी। आपके तो अंदर वही संस्कार आया है, साहित्य कि का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हुँ। मेरे गुरु तो मेरे पिताश्री ही रहे हैं मूल रूप जी, से। बिल्कुल। उनको जी, मेरा मेरा भी नमन उनको। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो जी। अब क्या और क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं आगे साहित्य में? और क्या अभी आपके क्या विशेष कार्य करने की योजना लग रही है आपको? तो अच्छा, विशेष उसके कार्य साथ ये हाँ, बताइए, संस्मरण कौन से लिखे लिखे हैं जी। आपने? जी, जी, जी। मेरे संस्मरण भी हैं और मैं संस्मरण बहुत सारे प्रकाशित होते रहते हैं। अभी भी आने वाला है नई धारा में अगले महीने और डिक्लेयर हो गया है कि अगले महीने आने वाला है। एक बिल्ली के ऊपर है, मेरी एक छोटी बिल्ली थी वो। किसी तरह वो मेरे घर में गिर गई, मेरा धोबी कपड़े धो रहा था। नन्हा बच्चा था बिल्कुल, उसकी आँख भी नहीं खुली थी हुँ, हुँ, और हुँ। 2 मंजिले से वो गिरी हमारे आँगन में और हे पानी के टब भगवान! में आके छपाक से, जाड़े के दिन थे। हाँ, उस हाँ। बच्चे को ले जाके बाहर रखा, सुखाया, वो पता नहीं रेंग-रेंग के कहीं चला गया, मैंने सोचा कोई खा गया उसे। लेकिन वो खाया नहीं, वो छिप गया और अगले दिन वो मेरे पैरों में इस तरह चिपक गया कि फिर गया ही नहीं वो बच्चा। हाँ, तो हाँ। उसको फिर पालना पड़ा मुझे। तो उसी के ऊपर संस्मरण है वो। तो वो आने वाले इसी तरह के मेरे व्यक्तिगत हैं, मेरे साहित्यकारों को लेकर तो 1-2 ही लोगों को लेकर हैं। तो इस तरह लिखती हूँ संस्मरण। जी, जी, जी। तो अब एक 1-2 कविताएँ और सुनाइए आप। जी, मूल रूप से सुनाइए। तो आपसे कविताएँ सुननी है हमें। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं एक कविता ये मेरी प्रिय कविता भी है और एक स्त्री विमर्श से परे। ये कविता का शीर्षक है स्त्री विमर्श से परे। स्त्री विमर्श के कंधों पर चढ़। ये कविता एक आलोचना की पुस्तक में कोई अपने शोध में इसको ले चुके हैं। एक राजेश हाथरस में एक प्रोफेसर साहब हैं।
तो उनके शोध में ये कविता आ चुकी है। स्त्री विमर्श के कंधों पर चढ़, जायज है संपूर्ण पुरुष कुल की निंदा। हम्म। स्त्री विमर्श के कंधों पर चढ़, जायज है संपूर्ण पुरुष कुल की निंदा, क्योंकि स्त्री के दारुण दुखों का सोता फूटा तो पुरुष के ही हाथ। हम्म। परंतु क्या पुरुष के बिना बनती थी बालिकाएं लक्ष्मीबाइयां, इंदिरा गांधियां या इंदिरा नूहियां? पुरुष के विरोध में लिखूं, पुरुष के विरोध में लिखूं, जिस पिता के कंधों पर चढ़कर मेले देखे, उसकी अनिच्छा को इच्छा कर सारी हठें मनवाई। ससुराल विदाई के समय जिसके भीतर के पुरुष पाषाण को पिघलाकर आंखों से अविरल टपकवाया, उस पिता को अन्यायी स्त्री विमर्श के कटघरे में खड़ा कर क्या क्या बात न्याय? है। जिन भाइयों ने समाज की हिंसक हवाओं में कर्ण के जैसा सुरक्षा कवच दिया, उन्हीं में भर दूं सारे जहान की बुराइयां। जो पति दुष्कर दिनों और सम्मान बटोरने के क्षणों में समरूप मेरे साथ रहा, कर दूं लहू लुहान उसका लंबा साहचर्य। क्या न्याय होगा? क्या बात है, क्या बात है। बहुत जिस बढ़िया। पुरुष पुत्र ने माँ जैसा स्वर्गिक संबोधन देकर पांग दिया मुझे गौरव भरे मातृत्व की चाशनी में, स्नेह से रिक्त कर खुद को उसी पुरुष पुत्र की कोमल भावनाओं को बींद दो स्त्री विमर्श के विष बुझे तीरों से। क्या न्याय होगा? एक अनजान पुरुष जो नहीं था मेरा भाई, एक अनजान पुरुष जो नहीं था मेरा भाई, पिता या पुत्र भी, जिसने लेट होती ट्रेन के अंधेरे सफर में दिलाया था सुरक्षित होने का एहसास, भूल वाह। कर भलाई उसकी, भूल कर भलाई उसकी, ठेल दूं उसे स्त्री विमर्श की भारी भीत के पीछे। क्या न्याय होगा? जो देते हैं स्त्री को रुलाइयां, वो पुरुष नहीं परुष होते हैं। वो परुष भी नहीं शायद, वे तो हिंसक पशु होते हैं। उन हम्म। हिंसकों पर क्या लिखूं और क्यों लिखूं? वो लिखने का नहीं, बाड़े में बंद कर भूल जाने का विषय होते हैं। पुरुष तो पिता है, पति है, पुत्र है, ठीक वैसे ही जैसे स्त्री माँ है, पत्नी है और पुत्री है। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है। इस पर बहुत विचार करना पड़ेगा सबको। बहुत अच्छा लिखा है आपने। आपको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से आपको कौन सा मिला है? बहुत बड़े पुरस्कार तो नहीं है, ये तो सब इनका जिक्र ना करें तो ठीक है। देखिए देखिए, वो बड़े की बड़ा छोटा नहीं होता है। अब कभी कभी अब मान लीजिए कोई पुरस्कार है, कहते हैं जी ये सबसे बड़ा पुरस्कार है देश का। उसके बाद कोई और पुरस्कार आता है तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। उसका जी जी मापदंड थोड़ी कोई है। लेकिन जी। आपसे जरूर ये जानना चाहूंगा कि पुरस्कारों की एक साहित्यकार के लिए पुरस्कार कितना महत्व रखता है। इस पर तो आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। हाँ, मैं टिप्पणी दे सकती हूँ, लेकिन एक प्रश्न यहाँ सबसे पहले करूंगी कि क्या वास्तविक रचनाओं को, जैसा कि मेरी लोकार्पण के समय वाजपेयी जी भी बोल रहे थे, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने कहा कि निर्देश निधि जी की कविताएं उस स्तर की हैं जिन पे हमें ज्ञानपीठ मिलता है या जिन पे हम साहित्य अकादमी लेते हैं। तो लेकिन अच्छी रचनाएं पीछे रह, आप तो वहां उपस्थित थे, आपने सुना था ये। तो बहुत ही, ये मेरे लिए पुरस्कार मिल गया मुझे, मेरे लिए ये बहुत बड़ा पुरस्कार था। इतने बड़े दिग्गज कवि के मुंह से मेरे लिए ये सुनना मेरे लिए ये पुरस्कार था। तो अब पुरस्कार तो फिर कैसे मिलते हैं, और मिलना तो अच्छा लगता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्या ईमानदारी से मिलते हैं? बस यही मेरा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा सवाल आपने सामने रखा है। अब मैं ज़्यादा इसको ये नहीं चाहूँगा कि आप इस पर और खुलकर टिप्पणी करें। मुझे लग जी रहा है कि अपने आप में ये स्पष्ट हो गया कि जो आपका आपका इस पर आपका जो विचार है, इस पर आपकी जो राय है इस पर। जी। अच्छा, मॉरिशस का जो आपने यात्रा की है, जो आपने भागीदारी की है, उसके बारे में बताइए क्या था वो? किस उद्देश्य से वहाँ पर आपको जाना हुआ? ये यही था, विश्व हिंदी सम्मेलन था जो अब फिजी में हुआ था इस साल। ये सेम था।
मॉरिशस में था वो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। उसी में मुझे सहभागिता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं गई। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हालाँकि इस तरह के सम्मेलनों में हिंदी का कितना भला होता है, ये तो प्रश्न उठते रहते ही हैं। लेकिन फिर भी अगर हम उसके मुझे वहाँ जाकर जो सबसे अच्छा लगा कि मैं किसी चीनी विद्वान को देख रही हूँ, जो यही उच्चारण जो मैं उच्चारण कर रही हूँ हिंदी का, बिल्कुल वैसा ही उच्चारण वो भी कर रहे हैं। या कोई जापानी विद्वान है, वैसा ही वो भी बोल रहे हैं, जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ। तो ये देखकर मुझे वहाँ सबसे सुखद जो मुझे लगा वही लगा, और बहुत हिंदी में काम हो रहा है, ये लगा वहाँ जाकर। सॉरी। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने भी ये अनुभव किया है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जो बहुत विश्व स्तर पर होते हैं, आयोजित किए जाते हैं, उनमें निश्चित रूप से बाहर अलग-अलग देशों से विद्वान व्यक्ति आते हैं जो हिंदी जानते हैं, और जी, उनका उच्चारण है और उनका जो ज्ञान है, इतना हमसे हमें लगता है कि हम ही कुछ नहीं जानते हैं। जी, हम बहुत बिल्कुल। ज़्यादा, बहुत मतलब वो, और उनका जो ख़ास करके मैंने निर्देश जी ये अनुभव किया है कि उनका जो शोध कार्य होता है, इतना सटीक और इतना वो उस पर तत्परता के साथ वे करते हैं, उसमें जी, कोई बिल्कुल। संदेह नहीं, और बहुत काम करते हैं। आप अगर जल लेना चाहते हैं, जल ले लीजिए जी, आप, जी, क्योंकि जी, आपकी कविता सुननी है। और जी। 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 कविता सुनाऊँ? हाँ, हाँ। जी, जी। तो फिर मैं एक सैनिक के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, सैनिकों के जो ऊपर उनका जो बड़ा। आपकी जो आपकी इच्छा है वो सुनाइए। जी, जी। जी, आपका स्वागत है। चलिए पहले एक छोटी सुनाती हूँ। जी, जी। धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धर्मराज होता है। युधिष्ठिर धर्मराज होता है। कुरुक्षेत्र की रण जीतने को वह मात्र एक असत्य बोलता है। क्या बात कुरुक्षेत्र की रण जीतने को वह मात्र एक असत्य बोलता है। वह असत्य भी कुछ कुछ सत्य ही होता है। है। वाह, वाह! युधिष्ठिर मात्र एक वध करता है। नकुल के मामा शल्य का नहीं, कर्ण के सारथी शल्य का। क्योंकि वो हुँ, कर्ण हुँ। को ही उनको हराना है। कर्ण के सारथी शल्य का। शल्यों को कोई क्रोध से नहीं मार सकता। शल्यों को कोई क्रोध से नहीं मार सकता। और युधिष्ठिर में क्रोध नहीं होता है, क्योंकि वह तो हुँ, धर्मराज होता है। क्योंकि वह तो धर्मराज होता है। वह धर्मराज होकर भी समाज में चालबाज अधसत्यों की नींव रखता है। हुँ, हुँ। अर्जुन के सारथी के कहे अनुसार, यानी कृष्ण के कहे अनुसार, अर्जुन के सारथी के कहे अनुसार वह अर्ध सत्य ही समय का धर्म होता है। क्या बात है! युधिष्ठिर समय का धर्म रचता है। युधिष्ठिर समय का धर्म रचता है, इसीलिए तो वह धर्मराज होता है। बहुत जी, बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। जी, जी। जी। अलका जी लिख रही है, बसंत सुना दीजिए। अलका शर्मा जी। ये बसंत कौन का क्या कह कि इसकी पृष्ठभूमि बताइए, क्यों विशेष रूप से वो आपसे सुनना चाहती हैं? ये बसंत के बीज इनको बहुत अच्छी लगी अलका जी को। मैं सुनाऊं? जी, उनकी उनकी फरमाइश है तो मैं कैसे, मैं ये बात तो मैंने आप तक पहुँचा दी है। अब आपकी इच्छा है। मैं सुनाती हूँ। मेरी कविताएं थोड़ी सी लंबी होती हैं, बस ये जी, है। जी। जी, जी। बसंत के बीज, इसका शीर्षक है। अ, धरती की मन की धरती बस जरा ही हुई थी नम। मन की धरती बस जरा ही हुई थी नम, कि तुमने ला बिखराए उस पर बसंत के अनगिन बीज। मैं हैरान थी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हौले से उतरा था ऋतुओं का राजा बाबा के खेतों में। की थी सरस्वती से प्रार्थना बच्चों ने देवालय में, क्योंकि बसंत पंचमी को बच्चे प्रार्थना करते हैं सरस्वती माँ की। बाबा के खेत की थी सरस्वती से प्रार्थना बच्चों ने देवालय में, जैसे धरती हो गई थी लो। उसके तृण तृण में दिखते थे बस फूल बने तुम्हारे लाए बसंत के क्या बात बीज। है! वाह, वाह! ऋतुओं का राजा हैरान था। पंचमी के उस दुबली देह वाले चांद की रात, गंगा की सलेटी शीतल रेत पर तुम थे।
मैं थी और था तुम्हारा गुनगुना ऊर्जित स्पर्श। क्या बात है। झंझना उठे थे मेरी सकल काया के सब तार संवेद। दूर दूर तक बिखरा था मधुर संगीत। फैली थी देह गंध और बिखरे थे दसों दिशाओं में तुम्हारे लाए बसंत के मासूम बीज। तुम खुद हैरान थे। तपती थी जेठ की दोपहरियां, झुलसती थी धरती की स्निग्ध काया ग्रीष्म में। अति ताप के मारे सो गए थे सब देव। निर्जला एकादशी में सूखती थी बड़ी ताई की देह। बाबा ने बोई थी मक्का, पर खेतों में फूट रहे थे तुम्हारे लाए बसंत के बीज। वाह बाबा वाह। हैरान थे। हम्म। रुत पावस थी, बरसते थे मेघ बिन थमे, छलकते थे ताल, उफनती थी नदी। खुल गई थी धान की फुनगियों पर भरी भरी सीपियां, भर गए थे जूट के तने। खिल उठा था खेतों में कपास का सफेद सोना। फसल के जीवन की प्रार्थना लेकर गांव की बूढ़ियां पहुंची थी देवता के थले पर। देवता के चरणों में बिखरे थे तुम्हारे लाए बसंत के बीज। इसको मोबाइल को हाँ जी जी। मैं भूल गई इसे नहीं नहीं, फ्लाइट मोड पे करना। हाँ फिर से। नहीं, इसको फिर से वापस ले आइए। जी जी जी। सॉरी। जी सुने। जी कोई बात नहीं जी। देवता के चरणों में बिखरे थे तुम्हारे लाए बसंत के बीज। बूढ़ियां हैरान थी। पतझड़ आया, गिरते थे पेड़ों में उलझे बेजान पात। नरम सर्दी खुनक भरी धूप लेकर चली आई थी, सलोनी शरद के पंखों पर सवार। मेरी आंखों में बेमौसम झमकते थे बसंत के चमकीले बीज। धूप सेकती गौरैया हैरान थी। बहुत बढ़िया। रात्रि के दूसरे पहर का इंतजार किए बगैर गुनगुनाता था हेमंत कार्तिक के कानों में राग राग हमाज। मैं उल्लास भरे मन से झूमती, जैसे झूमती है बावरी हो धरती बसंत में। नृत्य मुद्रा में अपनी धुरी पर तिर्यक सूरज के चहुं ओर लेती है ऊर्जा उसके दहकते गात से। मुझे देखकर धरती हैरान थी। क्या बात है, घनी क्या बात शीत में दादी सिलती टाट के झूल नन्हे बछड़ों के लिए। सुए सुतलियों वाले थैले में उसे मुस्कुराते मिलते तुम्हारे लाए बसंत के नन्हे नन्हे अनगिन बीज। भरम समझ आंखों का वो मुस्कुरा देता, फिर वाह भी वाह। दादी हैरान थी। ओस की सघन शीत, आसमान का उतरा हुआ झीना छिलका सा सफेद कोहरा धरती और सूरज के बीच पसर कर सूरज को कर देता निस्तेज। और मेरी हथेलियों पर तब भी फूटते रहते नरमी से तुम्हारे बिखराए बसंत के बीज। सूरज हैरान था। हर रुत में खुलते देख बसंत के बीज। माँ चिंतित हो बोल उठी, ऋतुओं के बदल गए हैं फेर। ऋतुओं हम्म। के बदल गए हैं फेर। माँ हैरान थी। सबकी हैरानियों की अनदेखी करते अखवा रहे थे हर तरफ तुम्हारे लाए नटखट बसंत के बीज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। आइए देखिए, कार्यक्रम समापन की ओर भी अब आपकी आ आवाज गया चली है। गई, मुझे नहीं आ रही है आपकी जी आवाज। जी। बिल्कुल नहीं आ रही है, देख लीजिए। हेलो, नहीं आ रही है। आप आपके सिस्टम में देखिए। हाँ, अब आ रही है आवाज। हेलो, आपके सिस्टम में ही देखिए, आप वहीं पर। क्या करूं मैं, पता नहीं। अब कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, बंद करेंगे कार्यक्रम अब। तो आप, मेरी आवाज आपकी नहीं आ रही आवाज है नहीं आ आप। रही है मुझ तक। आपके आपके यहाँ बंद हो गया होगा ये। अब सिस्टम में बंद हो गया होगा आपके। जी जी। जी। नहीं आई। नहीं आ रही। नहीं नहीं, आपके सिस्टम में जब आपका फोन आ गया। नहीं नहीं। आपकी आवाज नहीं पहुंची है। नहीं नहीं, ये आपके आपके यहाँ। क्या दोबारा जुड़ूं? नहीं नहीं, बस अब ठीक है। अब कुछ कहिए आप मित्रों के लिए। हो चुका। जी 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 जी, हो गया। जी, अब कार्यक्रम सभी समाप्त को कर मेरा रहेंगे। धन्यवाद। जी जितने भी जी। लोग यहाँ जुड़े हैं सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि समय तो वैसे भी पूरा हो चुका है, अब मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है।
तो जितने भी लोग जुड़े रहे हैं, सभी अपने-अपने क्षेत्रों के बहुत दिग्गज लोग हैं और पटल का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और रैना जी आपका मैं बहुत-बहुत मन से आदर के साथ बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का अवसर दिया और बहुत सारी देर मैंने बातें कर ली। पता नहीं अब मैं देखूँगी सबको अच्छा लगा या नहीं और अच्छा होता कि मैं आपकी बात अंत में सुनकर जाती लेकिन पता नहीं कैसे आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। तो अभी हम अ, सभी से आपका भी विदा लेते बहुत हैं। जी, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, अभी आप इस मंच पर सुन रहे थे सुश्री निर्देश निधि से उनकी कविताएं और उनके साथ बातचीत, जो हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ी थी, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। और सभी उन मित्रों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे साथ इस बीच में जुड़े रहे और लगातार 1 घंटा कुछ मिनट 10 मिनट हमारे साथ जुड़े रहे। और हमने निर्देश निधि से उनकी कविताएं सुनी, लेकिन इस बीच में निर्देश जी हमारे साथ जुड़ गई। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी, बहुत अच्छा लगा कि अब कार्यक्रम मैंने अब मित्रों से आज्ञा ली थी। अब अंत में आप कुछ बताना चाहेंगी? मैं अब एक सवाल रह गया था आपसे। आइए, अच्छा जी, हुआ कि आप फिर से पुनः जुड़ गई, क्योंकि जी, आपका बीच में फ़ोन आया था, इस वजह से वो कम्युनिकेशन कट गया। जी, तो जी। साहित्य और रेखा चित्र के अतिरिक्त आप किस कला में आपकी रुचि है? जैसे कई लोग संगीत पसंद करते हैं, कई लोग और कई उनकी रुचि होती है, आपकी रुचि किसमें है? या कई लोग यात्राएँ पसंद करते हैं, तो मैंने अपनी आपकी रुचि रुचि बनाई किस है, मुझे शूटिंग में बहुत रुचि है। हाँ, वही मैं वहीं पर आना चाह रहा है ये शूटिंग में कैसे आपकी विशेष रुचि है? तो क्या उसमें आप करते हैं, ये तो बताइए मित्रों को। अच्छा है कि अभी बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। जी। जी, दरअसल अब तो बहुत दिनों से मेरे हाथ में कुछ आया नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं। जब दोबारा से करियर बनाने की बात आई तो यही सोचा कि मैं शूटिंग करूँ या बहुत बरसों सोचा मैंने कि मुझे करना क्या है आखिर गृहस्थी में फँसने के बाद और फिर कुछ दुर्व्यवहार होने के बाद तो सोचा करूँ क्या? तो लेखन ऐसा था जो कर भी सकती थी, पहले भी किया था और जिसे घर पे बैठ के किया जा सकता है। शूटिंग करने के लिए फिर बाहर जाना होता है, उसके लिए मेरे पिता पुलिस में थे, तो बचपन से ही मतलब पता नहीं कैसे बहुत रुचि थी कि मुझे निशाना लगाना है। फिर मेरे पास एनसीसी रही, तो एनसीसी में बहुत अच्छा मेरा टारगेट होता था और मैंने मेरे पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। तो उसके बाद तो ख़ैर शूटिंग तो नहीं संभव हो सकी। लेकिन हाँ, आप संगीत कह रहे हैं, तो संगीत तो मुझे लगता है कि हर एक के दिल अज़ीज़ होता है और संगीत तो मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत गीत मैं फ़िल्मी गीत मुझे बहुत पसंद है और जो शास्त्रीय गीत हैं वो भी और बाँसुरी मुझे विशेषकर बहुत अच्छा मेरा मतलब मेरा पसंदीदा वाद्य है बाँसुरी। तो खुद स्वयं बाँसुरी बजाती हैं आप, नहीं, मैं बजाती नहीं। लेकिन सुनना मुझे पसंद करती हैं आप। संगीत में मुझे सिर्फ़ सुनना आता है, कुछ करना नहीं आता है। अच्छा, क्या बात है! बहुत अच्छा। निरुपमा सिंह जी ने बहुत अच्छा कमेंट दिया है। अच्छा है बंदूक नहीं है आपके पास। जब आपने शूटिंग की बात कही है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद निरुपमा जी खुद एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं, उनकी एक किताब आई है अभी मेरा मन मेरे भाव, बहुत अच्छी उनकी एक पुस्तक आई है, तो वो एक अच्छी कवयित्री हैं, तो उनका कमेंट मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद उनका। चलिए अब मित्रों से अब अनुमति लेते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और जी, आपने मित्रों के लिए 2 शब्द पहले ही कह दिए। आशा करते हैं कि पुनः मुलाकात होगी, फिर से कार्यक्रम में जी, आपकी कोई नई पुस्तक आएगी, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे साथ जुड़ गई। निर्देश जी, नमस्कार। अब जी, विधिवत रूप से बहुत-बहुत हम धन्यवाद आपका भी। अनुमति लें। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। धन्यवाद। बहुत अच्छा। जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मित्रों, अब आज का कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। मैं सभी मित्रों से अब अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।